हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों हमने दो चैप्टर कर लिए फिजिक्स के। कौन से? मोशन एंड दूसरा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। समझ के? तो हमने दो चैप्टर कंप्लीटली कवर कर लिए हैं साइंस के। जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बेटर समझ में आए, क्योंकि इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज होंगी, जिसके लिए आपको मोशन पता होना चाहिए, और फोर्स के बारे में बात करेंगे जिसके लिए आपको फोर्स का पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। ओके, तो चैप्टर है हमारे पास ग्रेविटेशन। ओके, तो ग्रेविटेशन देखो, सबसे पहले ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स होता है जो यूनिवर्सल है। दुनिया में हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स है ना? जिस तरीके से दुनिया में हर जगह भगवान है, हर जगह क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट को, चाहे वो छोटे, कितने भी छोटे ऑब्जेक्ट हो, चाहे कितने भी बड़े ऑब्जेक्ट हो हमारे पास, ठीक है, उन सब के बीच में है। चाहे कितना भी एटम से एक एटम के बीच में, या इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, एटम तो छोड़िए, एटम तो बहुत बड़ा है उसके कंपैरिजन में, उनके बीच में भी ये फोर्स होता है। समझ गए? और ये फोर्स कैसा होता है? हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। कैसा होता है बेटा? अट्रैक्टिव। तो दुनिया की हर एक ऑब्जेक्ट एक फोर्स से, दुनिया के हर एक ऑब्जेक्ट एक फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। उस फोर्स को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए बोलते हैं यूनिवर्सल, क्योंकि हर जगह अवेलेबल है, ये हर ऑब्जेक्ट के बीच में एप्लीकेबल है। समझ के? तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये कहता है इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। किसी भी दो ऑब्जेक्ट में, एनी टू ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, चाहे वो स्मॉलर हो चाहे बड़े हो। एग्जाम्पल, जैसे ग्रेविटेशन में बी द अट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ। ये भी गिर रहा है, जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको हम बाद में ग्रेविटी बोलेंगे। समझ गए? तो ग्रेविटेशनल है तो ये ग्रेविटेशन की वजह से ही, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, इट फॉल्स डाउनवर्ड ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी। ग्रेविटी इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड इट रीचेस सर्टेन हाइट एंड देन, उसके बाद ये नीचे गिर जाती है। देखो, ऊपर गई, ठीक है, फिर ये नीचे आ गई। इसका मतलब अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो हायर है, ठीक है। ग्रेविटेशन में भी द अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन आउटर स्पेस, कहीं भी, जैसे सन और अर्थ के बीच में, या सन और दूसरे प्लैनेट के बीच में। सोचो प्लूटो या फिर नेपच्यून, इतने दूर जैसे प्लैनेट है, वो भी सन से, सन कितना दूर है उनसे? बहुत दूर है उनसे, है ना? और स्टिल दे आर ऑर्बिटिंग अराउंड सन। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज सो मच पावरफुल, है ना? आप देखिए वो ऑब्जेक्ट कहां है ना? आउटर मोस्ट एकदम, लाइक सोलर सिस्टम से बिल्कुल ऑलमोस्ट लास्ट उसमें आता है ये। तो ये फोर्स बड़ा ही पावरफुल है, ठीक है। पावरफुल तब हो जाता है जब मास बड़े हो जाते हैं, ठीक है। अगर मास बड़े, मास हैवी है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हायर हो जाएगा, उसका हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। ओके, अब आता है हमारे पास एक और फोर्स है, हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्री का मतलब सेंट्रल, टुवर्ड सेंट्रल, और पीटल मतलब सीकर, सीकर। तो सेंटर की तरफ जो सीक करता है, मतलब सेंटर की तरफ जो अट्रैक्ट करता है, जो भी फोर्स किसकी तरफ होगा? टुवर्ड सेंटर होगा, वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे क्यों आया, इसके बारे में भी बात करेंगे। When a body moves in a circular path, जब भी एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। द फोर्स विच कीप्स द बॉडी इन सर्कुलर पाथ एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। देखो, जब भी एक ऑब्जेक्ट क्या करता है? सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है। नेक्स्ट स्लाइड में चल देते हैं, हाँ, और अच्छे समझ में आएगा। देखो, ठीक है, यस। देखो, जब भी ये ऑब्जेक्ट किसमें सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है, तो हमेशा वो चाहता है कि वो बाहर की तरफ निकल जाए, यहां से। ऐसे ही आप एक पत्थर को बांध के देखिए और उसको घुमाइए, ठीक है, वो हमेशा, अगर जैसी रस्सी टूटेगी वो बाहर की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब कोई एक फोर्स है जो उसको अंदर की तरफ होल्ड करके रखा हुआ है। समझ गए? एक फोर्स तो उसको क्या बोल रहा, बाहर की तरफ लेके जा रहा है, टेंजेंशियली। और एक ऐसा फोर्स है बेटा जो उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना? उसको क्या बोलते हैं हम? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई खुद में एक कोई फोर्स नहीं है, जो भी फोर्स सेंटर की तरफ होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। जैसे सन और अर्थ के बीच का सिस्टम, देखो यहां पे, देखो ये सन है हमारे पास, ये सन है, दिस इज अ सन, एंड ये सन है बेटा, और ये अर्थ है।
अर्थ भी अगर सन अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, सन भी अर्थ के ऑर्बिट को अर्थ भी सन के ऑर्बिट को क्या कर देगी, लीव कर जाएगी। इस ऑर्बिट को, जिस ऑर्बिट के अराउंड ये रिवॉल्व कर रही है, उस ऑर्बिट को लीव कर जाएगी अगर यहां कोई फोर्स नहीं होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो यहां सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। मैंने बताया सेंट्रीपिटल फोर्स खुद कोई फोर्स नहीं है होता, ये उस फोर्स के इक्वल है जो फोर्स सेंटर की तरफ होता है। यहां पे जैसे सन और अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा क्या होता है, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है। समझ गए, ओके। और जैसे जितने भी ऑब्जेक्ट किसमें बेटा, जितने भी ऑब्जेक्ट आपके सेंटर सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, जितने भी सर्कुलर पाथ कर रहे हैं, उसका मतलब अगर वो सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्योंकि पाथ, सर्कुलर पाथ तभी कंप्लीट होगा जब कोई फोर्स उसको लगातार क्या करे, बाइंड करके रखे, खींच के रखे। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज वो बाहर चला जाएगा। समझ गए, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता तो क्या होता है, ये अर्थ भी ऑर्बिट से क्या हो जाती, बाहर चली जाती। ठीक है, उस फोर्स को, जिस फोर्स ने इसको बैलेंस कर रखा है, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा उसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स है, बस एक इमेजिनरी फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल मतलब लाइक विच इज नॉट रियल, इमेजिनरी। हमने सिर्फ कल्पना की है कि अर्थ जब रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड तो एक ऐसा फोर्स है जो उसको बैलेंस कर रहा है, जो अर्थ को सन की तरफ जाने भी नहीं दे रहा है ना। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इतना पावरफुल होता तो ये अर्थ की तरफ क्यों नहीं चला जाता, वो सन की तरफ क्यों नहीं चली जाती हमारी अर्थ, है ना। तो इसका मतलब कोई फोर्स है जो इसको बाहर की तरफ वो भी उसने इसको बैलेंस करके रखा हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल इज इमेजिनरी सूडो फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको, हम सूडो फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सूडो मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दिस इज आर सूडो फोर्स, नकली फोर्स है, मतलब विच इज नॉट रियल, इमेजिनरी, हम कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, और ये बैलेंस कर रहा है किसको, सेंट्रीपिटल फोर्स को। तभी तो ये जितना सेंट्रीपिटल फोर्स है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सोर्सेस आप अननोन है, आप नहीं जानते। क्या पता सारे प्लैनेट्स मिलके, सारे आकाश गंगा जो दूसरी है हमारी गैलेक्सीज, वो सब मिलके बैलेंस कर रहे हैं, इतना फोर्स लगा रहे हैं जितना फोर्स सन और अर्थ के बीच का है ना। वो सब मिलके इतना फोर्स लगा रहे हैं क्योंकि दूर भी है ऑब्जेक्ट सन से। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ठीक है, और देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। यहां पे जैसे एक हमारे पास एक जैसे कार है, एक व्हीकल है, तो ये सर्कुलर पाथ ऐसे टर्न ले रहा है ये हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब बाहर की तरफ नहीं जा रहा कोई। अगर देखो गाड़ी स्पीड में होगी तो बाहर की तरफ चले जाएगी, लेकिन इसका मतलब कोई फोर्स है जो इसको सर्कल एग्जीक्यूट करा है। मैंने बताया अगर सर्कल कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल है फोर्स। समझ गए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ने इसको बैलेंस कर रखा है। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल आर बैलेंस्ड ईच अदर। ठीक है, बैलेंस्ड कर लिया दोनों ने। ऐसे देखो यहां पे एक मान लो एक एथलीट है, तो इस एथलीट ने क्या करा, जैसे ये हमारे पास ये आगे की तरफ जा रहा है, देखो इसको सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स है इधर, है ना। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर इन केस ज्यादा हो जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से तो ऑब्जेक्ट कैसा आएगा, ऑब्जेक्ट सीधा नहीं आएगा, वो ऐसे आएगा, ऐसे 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 एक्सेलरेट करते हुए। जिस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा उसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे उसको, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी ना उसकी, जैसे जैसे नजदीक आएगा। आपने सिंक में पानी को जाते हुए देखा है, सिंक में पानी कैसे जाएगा, वो ऐसे ही जाएगा। ठीक है, ओके, चलो आगे करते बेटा। तो ये हमारी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हुई। ठीक है, कंसेप्ट आ गया समझ में, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगे वो सेंट्रीपिटल फोर्स है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आगे। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन जो थे हमारे, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में डिस्कवर किया कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है। उसने बताया कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिनके बीच में मास, अगर मासेस हमारे पास m1 है, एक का मास और दूसरे का मास m2 है, उनके बीच की डिस्टेंस d है, तो फोर्स उनके बीच में कितना होगा बेटा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 के, और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मास m1 m2, है ना। कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है a एंड b,
उनका मास m है, मासिस m है दोनों के, अच्छा एक छोटे एक कैपिटल है, ठीक है, और डिस्टेंस उनके बीच में d है। तो कह रहा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब मास ज्यादा होंगे दोनों के तो फोर्स की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, डी स्क्वायर के। डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो फोर्स कम हो जाएगा। अगर मैं इनको दूर कर दूं, सॉरी, अगर इन डिस्टेंस को मैं दूर कर दूं, इन ऑब्जेक्ट्स को दूर कर दूं, तो क्या होगा, फोर्स क्या होगा, वीकर हो जाएगा। जैसे सन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके लिए है, मरकरी के लिए, सबसे पास है वो। सबसे कम कौन सा, प्लूटो के लिए। समझ गए, ओके। तो क्यों, क्योंकि डिस्टेंस का जो जितना ज्यादा दूर उतना फोर्स क्या होगा, कम होगा। समझ गए, है ना। तो फोर्स क्या होगा, डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस ज्यादा फोर्स कम, है ना। शायद इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलते। क्यों बेटा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, उनके बीच का फोर्स क्या होगा, जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो जाता है ना। चलो ठीक है, सो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब इनको कंबाइन कर लो बेटा, समझ में आया। देखो न्यूटन ने बताया, न्यूटन ने क्या बताया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, m1 m2 के, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने बताया तो न्यूटन से आने से पहले ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था, लेकिन हम पता नहीं कर पाते थे कितना होगा, तब भी भाई एप्पल गिरता होगा ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। समझ गए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, कितना मैग्नीट्यूड होता है, उसकी वैल्यू बताई। क्यों, किन 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 चीजों पे डिपेंड करता है फोर्स, जो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, मास के प्रोडक्ट के, m1 और m2, मास m1 m2 ज्यादा हुए तो फोर्स भी ज्यादा होगा। और डिस्टेंस क्या है बेटा, डी स्क्वायर, अगर डिस्टेंस ज्यादा हुई तो फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। कंबाइन कर लो इसको, तो कंबाइन करने से आ जाएगा बेटा m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर, और इस प्रोपोर्शन हटाने के लिए कांस्टेंट आता है बेटा यहाँ पे g, m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। इस g को बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा d स्क्वायर, यहाँ d ले रहे, आप r चाहो तो r भी ले सकते हो। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 6.67 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। कितनी होती है बेटा, इसकी वैल्यू होती है, जी की वैल्यू आप 6.67 भी याद कर लोगे तो भी ठीक है, 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। ठीक है, ये जी की डिस्कवरी, ये ध्यान रखना, जी की डिस्कवरी न्यूटन ने नहीं करी थी, जी बाद में आए थे कैवेंडिश, उन्होंने लगाया कि ये कांस्टेंट इतना आना चाहिए। भाई न्यूटन ने सिर्फ ये बताया कि m1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कभी भी जी की वैल्यू आए, एमसीक्यू भी आ सकता है कि जी की वैल्यू किसने डिस्कवर की, जी की डिस्कवरी न्यूटन ने नहीं की थी, जी की वैल्यू तो बाद में आई है। न्यूटन ने तो बस ये बताया कि वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आया बेटा, ठीक है। तो ये लगा दिया हमने, तो जी की वैल्यू आप चाहो तो जी की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो इन्होंने जी की वैल्यू निकाली हुई, कैसे, जी को यहां पे अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो। जी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, एफ डी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, m1 m2। समझ गए, तो ये जी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ओके। तो ये है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस पे डिपेंड करता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मासेस और डिस्टेंस के स्क्वायर पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आगे चलते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फ्री फॉल। अब फ्री फॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालते हैं। देखो फ्री फॉल क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, फ्री फॉल मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं है एक्सेप्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, फ्री फॉल। व्हेन a इक्वल टू जी, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाए बेटा, g के इक्वल हो जाए, है ना, तो कितनी हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम क्या, फ्री फॉल। क्या बोलते हैं उसको, फ्री फॉल बोलते हैं। अब g की वैल्यू निकालते हैं, देखो कैसे। अब एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये मास है अर्थ का, अर्थ के लिए करते हैं हम, ठीक है। तो ये है एक ऑब्जेक्ट है जिसका स्मॉल मास है में, यहां से यहां तक अर्थ की रेडियस सेंटर से कितनी है, r। कितनी है बेटा, r। तो जो ये g है, अब हमें पता है कि इनके बीच में वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, वी नो दैट, सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, कितना होगा बताओ बेटा, वो होगा F इक्वल टू जी m1 m2, पहला मास m है, दूसरा मास m है, और डिस्टेंस कितना हो इन दोनों के बीच में, r स्क्वायर। ऑल्सो F इक्वल टू क्या होता है बेटा, m में क्या होता है, m में, बट a की वैल्यू किसके इक्वल है, g के। यहां क्या हो रहा है, इसको कौन खींच रहा है बेटा, ग्रेविटी।
है ना। ग्रेविटी हमेशा ध्यान रखना सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है, मतलब सेंट्रल है ग्रेविटेशनल फोर्स है जो, है ना। मतलब देखो जैसे मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये नीचे गिर गया, ये फ्लोर पे गिरा, फ्लोर को खोद दोगे तो और नीचे जाएगा, कहां तक उसको और खोद दो, मान लो कुआं है और नीचे चला गया, ठीक है, तो कहां तक जाएगा, सेंटर तक। कहां तक जाता है बेटा, सेंटर तक, किसी भी प्लानिट के सेंटर पे तक जाएगा, ठीक है। अच्छा ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारी जी, चलो पुट कर दो, तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये टू हो गई, ये भी एम जी है, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो एक और दो को इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, एम जी इक्वल टू इस वैल्यू को, एफ की वैल्यू को यहां रख दो, चलो ऐसे मान लो, तो क्या रख दो, तो क्या आएगा, जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर, यानी एम से एम कट जाएगा, तो जी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, जी की वैल्यू आ जाएगी जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, कितनी होगी, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट पे, चलो ये तो कांस्टेंट हुआ, ये तो वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करता है और रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। जैसे अगर हम देखें ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी अगर हम देखें किसके लिए, एलिफेंट के लिए और एंट के लिए, है ना, तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, दोनों एक ही ग्रेविटी फील करेंगे। अगर मतलब कहने का मतलब है, अगर एक हाथी को और एक चींटी को अगर आप ऊपर से रिलीज करोगे तो वो दोनों एक ही टाइम पे गिरेंगे, गिरेंगे, हाँ नहीं गिरेंगे, गिरेंगे बेटा। कब गिरेंगे, तब अगर उनके बीच का एयर फ्रिक्शन, एयर हटा दी जाए। अगर ये दोनों वैक्यूम में इनको गिराएंगे हम, तो हमेशा दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे। एयर फ्रिक्शन की वजह से वो नहीं गिर पाते सेम टाइम में। अगर एयर हटा देंगे तो क्या नाम है, एयर हटा देंगे तो दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे, ठीक है। तो अच्छा अर्थ के लिए ग्रेविटी कितनी होती है बेटा, अर्थ का मास पता होना चाहिए आपको। देखो जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू, ये ग्रेविटी है और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, पता होना चाहिए। जी ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 10 टू पावर -11, सबके लिए सेम है ये, चाहे कहीं भी हो। मास ऑफ अर्थ का मास ध्यान रखना बेटा, 6 इंटू 10 टू पावर 24, यानी 6 के पीछे कितनी जीरो लगा दो, 24 जीरो लगा दो, इतना किलो, अपॉन में रेडियस, अर्थ ऑफ रेडियस कितना बेटा, 6.4 10 टू पावर 6 मीटर। यूनिट नहीं ले रहे हम, यहां से यूनिट हटा दो, इसको हट जा, ठीक है। और क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, चलो स्क्वायर कर दिया। इस सब को सॉल्व करेंगे बेटा, ये आएगा आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अर्थ का रेडियस ही कितना है, ये है 6400 किलोमीटर बनेगा ये, और मीटर में कितना बनेगा, रेडियस अर्थ का होता है 6400 किलोमीटर अप्रोक्स, ठीक है, ये यहां से आता है, ठीक है, ये 1280 लगभग, ठीक है। और अगर इसको मीटर में करेंगे तो कितना आएगा, 6 10 टू पावर कितना, किलोमीटर मतलब मीटर, और पॉइंट में करेंगे तो कितना आएगा, 6.4, पॉइंट यहां लगा दो, 10 टू पावर 6 मीटर, इतना बनेगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, चाहे वो ऑब्जेक्ट एलिफेंट हो, चाहे वो एंट हो, चाहे कुछ भी हो, सबकी ग्रेविटी, सब कितने ग्रेविटी करेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा इसका मतलब समझते हो आप, एक बहुत मस्त बात बताता हूं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब समझ रहे हो आप, कि जब जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम गिराएंगे, ठीक है, जैसे नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, देखो अगर हम उसको गिराएंगे, अगर वो 1 सेकंड में गिरेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड, है ना, पर सेकंड, मैं स्पीड की बात कर रहा हूं। 2 सेकंड होगी तो 9.8 और बढ़ जाएगी, यानी हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 3 सेकंड लगेंगे, ठीक है, और टाइम 3 सेकंड लगेगा तो 9.8 और ऐड कर दो, 19.6 प्लस 9, यानी हर सेकंड स्पीड कितनी हो जाती है, 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है ना। तो एक्सेलरेशन, इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं बेटा, अरे एक्सेलरेशन निकालो ना, क्या फॉर्मूला है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो v2 कितना है बेटा, 19.6 माइनस 9.8, और टाइम कितना, 2 में से 1 गया 1 सेकंड, तो कितना आएगा, 9.8 ही तो आएगा, 2 में से गया 1, 19.6 में से 9.8 गया 9.8, तो पर सेकंड स्क्वायर। यानी इसका मतलब ये होता है कि स्पीड हर सेकंड कितनी हो जाती है बेटा, 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। समझ में आया आपको ये बात,
है ना। तो इसका मतलब ये है 9.8 मीटर पर सेकंड की अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर गिराएंगे तो हर सेकंड उसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। समझ गए। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जितनी हाइट से गिरेगा उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, है ना। मान लो कोई अगर थर्ड फ्लोर से कूदे और कोई सिक्स फ्लोर से कूदे तो ऊपर वाले जो सिक्स फ्लोर से कूद रहा है उसको ज्यादा टाइम लगेगा तो उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा बढ़ जाएगी ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते। समझ गए। ओके चलो आगे, कूदना नहीं है भाई ठीक है, मैं आइडिया नहीं दे रहा। अच्छा, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, शेप ऑफ अर्थ। देखो ग्रेविटी की वैल्यू सुनो बेटा, क्या अर्थ पे हर जगह सेम है? नहीं, क्योंकि अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अर्थ क्या है बेटा? एक परफेक्ट स्फीयर नहीं होता, वो कैसा होता है? ओवल इन शेप होता है। इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं इक्वेटर, और इनको बोलते हैं पोल्स। क्या बोलते हैं इसको? पोल्स बोलते हैं। समझ गए। तो अच्छा, हमने पढ़ा है G इजकल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी G इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? आर स्क्वायर के, यानी रेडियस ज्यादा होगी तो ग्रेविटी कम हो जाएगी। अच्छा इक्वेटर, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा होगी भाई, ऐसे है ना ओवल अंडे की शेप में, यहां रेडियस ज्यादा होगी तो इसका मतलब रेडियस ज्यादा होगी ग्रेविटी कम, रेडियस ज्यादा ग्रेविटी कम, यहां ग्रेविटी कम होगी, लेस ग्रेविटी। जो लोग इक्वेटर पे रहते हैं, है ना, हम यहां रहते हैं लगभग यहाँ पे, हम ठीक है नॉर्थन हेमिस्फीयर में रहते हैं, ऊपर वाले हिस्से में, नीचे वाला साउथ है ठीक है, ऊपर वाला ये वाला पोल है। अच्छा ग्रेविटी पोल्स पे, यहाँ पे रेडियस कम ग्रेविटी ज्यादा, तो पोल्स ग्रेविटी इज मोर, यहाँ ग्रेविटी इज मोर ठीक है। कहां पे ग्रेविटी ज्यादा होगी? ऊपर। अच्छा ग्रेविटी ज्यादा हो गई, ग्रेविटी और वेट क्या होता है बेटा? वेट होता है हमारा mg, आगे पढ़ेंगे हम वेट, mg ठीक है। वेट किसके इक्वल होता है? mg। ग्रेविटी ज्यादा तो वेट ज्यादा, ग्रेविटी ज्यादा तो वेट ज्यादा, तो कहां वेट ज्यादा होगा? पोल्स पे ज्यादा वेट होगा। समझ गए। अगर आप पोल पे जाएंगे तो आपका वेट ज्यादा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा ग्रेविटी है कंपैरेटिवली। कहां पे? इक्वेटर। आए समझ में? ठीक है, तो दोबारा बता रहा हूं, रेडियस ज्यादा ग्रेविटी कम। रेडियस कहां ज्यादा? इक्वेटर पे ज्यादा, इसको इक्वेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पोल्स बोलते हैं। समझ गए। ग्रेविटी ज्यादा वेट ज्यादा, ग्रेविटी वेट क्या होता है? mg। आए समझ में? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है बेटा? यस, मास एंड वेट। देखो आपको पता होना चाहिए, वेट आ गया तो चलो वेट को मेंशन करते हैं। मास और वेट में क्या फर्क है? मास और मास, ये खाने वाला मास नहीं है ठीक है, ये मास का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसी भी बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको? क्वांटिटी ऑफ मैटर को बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं उसको? मास। ठीक है। अब देखो जैसे यहां पे मेरे पास एक बोतल है, बोतल में कितना पानी है, मैं अगर और पानी डाल दूंगा तो इसमें बस का मतलब मास क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर कितना है इसमें, पदार्थ कितना है, सब्सटेंस कितना है, वो क्या है हमारी? वो इसका मास होगा, है ना। और वेट क्या होगा? वेट इज अ फोर्स। वेट क्या होता है बेटा? फोर्स होता है, जिस फोर्स की वजह से कोई भी प्लैनेट क्या करता है? दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचता है। अगर ग्रेविटी खत्म तो इसका मतलब वेट भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? mg। क्या होता है बेटा? mg। ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो मास को, ये मास होता है, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा वेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वेट। तो वेट इज अ फोर्स। वेट क्या है बेटा? वेट इज अ फोर्स। क्लियर है बेटा? सो मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। और वेट एक फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ, अगर हम अर्थ पे, क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ की बात करेंगे, अर्थ क्या करती है? जिससे अपने सेंटर की, जिससे दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ सेंटर की तरफ खींचती है। अच्छा वेट क्या है? एक फोर्स है, फोर्स है, तो इसका मतलब क्या है? वेट क्या है? वेट फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास mg बेटा। क्या फॉर्मूला होता है? mg। और वेट क्या है? एक फोर्स है, और फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। तो इसलिए ग्रेविटी की नहीं, किसकी बात करें? वेट की यूनिट क्या होती है हमारी? न्यूटन होती है ना। और मास की यूनिट क्या होगी? मास तो एक अमाउंट ऑफ मैटर है, उसकी यूनिट होगी किलोग्राम। क्या होगी? किलोग्राम। तो डिफरेंस भी कर रखा है, इसको पढ़ लेना आराम से। ठीक है। कह रहा है मास ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया। हाँ, इनर्शिया मैंने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाई थी, है ना। मैं इसलिए कह रहा था कि आप एक बार वो लेक्चर जरूर देखना। इनर्शिया क्या होती है? वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहना चाहती है। अच्छा मास ज्यादा होगा तो उसकी इनर्शिया भी ज्यादा, उसको रोकना या अगर रुका हुआ है तो उसको चलाना मुश्किल होगा, चल रहा है तो रोकना मुश्किल होगा।
जैसे मान लो एक, ऑफेंड मत होना बच्चा, अगर कोई मोटा व्यक्ति है ज्यादा, है ना, अगर जिसका मास ज्यादा है ना, तो उसको डिफिकल्ट होगा रन करना, और अगर वो चल रहा है ना, तो उसको रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको। समझ रहे हो आप? एक ट्रक अगर चल रहा है तो उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा चलने के लिए, है ना, और अगर किसके कंपैरिजन में? कार के कंपैरिजन में। और अगर चल रहा है तो उसको रोकना भी मुश्किल होगा, इनर्शिया ज्यादा हो जाएगी, फिर इनर्शिया मोशन आ जाएगा उसमें। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो इनर्शिया को मेजर करता है, मास ज्यादा तो मतलब इनर्शिया ज्यादा, है ना। ठीक है, वेट, वेट इज द फोर्स, ठीक है, बाय विच इट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, जिसकी वजह से अर्थ क्या करता है, अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मास की यूनिट केजी है, और वेट क्या है? फोर्स है, तो इसकी यूनिट न्यूटन है। समझ गए? ये गलत है, एन। बेटा अगर जो हमारे पास, याद रखना, जब भी कोई भी यूनिट लिखनी है तो स्मॉल एन से आएगा, न्यूटन। ठीक है, यानी या तो कैपिटल सिंबल यूज करो, है ना, या स्मॉल, अगर पूरा लिखना है तो तुम्हें, तो स्मॉल लेटर से शुरू करो। अगर आप कैपिटल लेटर से शुरू करोगे तो ये बता किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये उस साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट करेगी हम, मतलब न्यूटन चाचा के बारे में बात कर रहे हैं हम। समझ गए? ऐसे जूल है, जूल भी एक साइंटिस्ट है, ठीक है, अगर आप जूल लिख रहे हो मतलब साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहे हो। अगर स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर रहे हो तो आप यूनिट के बारे में बात कर रहे हो। हाँ, सिंबल आप कैपिटल यूज कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ सिंबल यूज करना है तो आप कैपिटल यूज करते हो। इस चीज का ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें। इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मास कहीं भी जाओ, ठीक है, अगर ये बोतल है बेटा, ये पानी है, कहीं भी जाओगे इसको, ठीक है, लेके, तो ये पानी उतना ही रहने वाला है, तो क्यों? क्वांटिटी ऑफ मैटर उतनी है, ये चीज नहीं होगा। लेकिन आप इसको पोल पे ले जाओ या इक्वेटर पे ले जाओ, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेट क्या होता है? एम जी, और जी चेंज होगा तो जहां जी चेंज होगा तो वहां वहां इसका वेट भी चेंज होगा। मून पे ले जाओ और कम हो जाएगा, वहां तो ग्रेविटी 1/6 है अर्थ की, है ना। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। इट कैन बी मेजर्ड बाय बीम बैलेंस, एक बीम बैलेंस होता है उसको मेजर करने के लिए, और ये मेजर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस, लटकाने के लिए। ठीक है, बीम बैलेंस आप सर्च करना इंटरनेट पे क्या होता है, पता चल जाएगा। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी, मास देखो मैंने कल भी बताया था, मास क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होते हैं, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं होता। वेट वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेट की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा, क्या कह रहे हैं। अच्छा, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मून, देखो अगर हम बात करें, जी मून, जो मून पे, जी मून, मून पे जो ग्रेविटी है वो कितनी होती है हमारी? जी अर्थ का 1/6 होती है। कितना होती है? 1/6, है ना। मतलब ग्रेविटी अगर हमारे यहाँ पे, मान लो अगर आप 1 मीटर कूद पा रहे हैं, यहाँ पे 1 फीट अगर आप उछल पा रहे हैं, तो मून पे कितना? 6 टाइम्स, मतलब 6 फीट उछल जाएंगे आप ऊपर, है ना। 1/6 होती है। क्यों? क्योंकि द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, तो वेट पे क्या फर्क पड़ेगा? एम से मल्टीप्लाई कर दो, एम जी मून इक्वल टू क्या आएगा? एम जी अर्थ डिवाइडेड बाय 6। मतलब मून पे ये क्या है बेटा? वेट। किसका वेट है? मैंने दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बन गया? वेट ऑन मून। और ये क्या बन गया? एम से मल्टीप्लाई करते हैं, एम जी क्या होता है? वेट, वेट ऑन अर्थ। तो अर्थ पे जो वेट होता है उसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो वो किस पे हो जाएगा? वो वेट ऑन